अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 47 है। स्टूडेंट, इससे पहले हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के रिलेटेड 3 फंक्शन स्टडी कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट था कैलॉग, सेकंड मेलॉग और थर्ड फ्री। कैलॉग और मेलॉग फंक्शन यूज होते हैं हीप से मेमोरी डायनामिकली एलोकेट या रिजर्व करने के लिए, जबकि फ्री फंक्शन जो है उस मेमोरी को फ्री कर देता है, रिटर्न कर देता है हीप को। अभी यह है कि अगर हमने वन टाइम मेमोरी रिजर्व की है कैलॉग या मेलॉग को यूज करते हुए और हमें फ्यूचर में और मेमोरी की जरूरत पड़ गई है, तो उस एडिशनल मेमोरी को लेने के लिए हम री एलॉग फंक्शन यूज करते हैं। Sometime we allocate memory by calling malloc function, but later on we need additional memory. How to get additional memory? We can get additional memory by calling realloc function. Suppose we have reserved memory to store age of 20 students by calling calloc malloc. Now we need to store ages of 5 more students. For this we will call realloc function like void realloc ptr 25 into size of int. Here ptr is the void pointer returned by calloc malloc. तो क्या होता है कि हम कैलॉग या मेलॉग को कॉल करके जब हम मेमोरी रिजर्व करते हैं 20 स्टूडेंट के लिए, तो वो जो पॉइंटर रिटर्न करता है वो पॉइंटर हमारे पास अवेलेबल होता है। हमें लेट्स सपोज फ्यूचर में 20 की बजाय 5 स्टूडेंट और आ गया, तो 25 स्टूडेंट की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे कि जस्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे रीअलॉक, और रीअलॉक फंक्शन को वो पॉइंटर रिटर्न करेंगे, वो वाइड पॉइंटर जो हमें कैलॉग या मेलॉक ने रिटर्न किया था, और उसके बाद कॉमा डालकर अभी हमें जितनी मेमोरी चाहिए वो हम लिख देंगे, यानी 25 इंटू साइज ऑफ इंट, यानी 25 इंटीजर के लिए। तो इस तरीके से हमें हमारी जो मेमोरी है वो एक्सटेंड हो जाएगी, 20 इंटीजर की बजाय 25 इंटीजर हो जाएगी। तो हम डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं और देखते हैं कि रीअलॉक के जरिए कैसे मेमोरी एक्सटेंड की जाती है। फॉर एग्जांपल ये कैलॉग फंक्शन के जरिए हमने 5 इंटीजर्स जो है वो मेमोरी रिजर्व की हीप पे, जिसने हमें पॉइंटर रिटर्न किया। वाइड पॉइंटर को हमने यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर वाइड पॉइंटर नल के बराबर है तो इट मीन्स कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, और हमने ये मैसेज डिस्प्ले करा के प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। अगर मेमोरी एलोकेट हो गई है तो हमने सबसे पहले, चूंकि हमने इंटीजर सेव करने हैं, तो हमने इस पॉइंटर वाइड पॉइंटर को इंटीजर में कास्ट किया और इसको एक इंटीजर के पॉइंटर में सेव कर लिया। ओके, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने 5 स्टूडेंट की एज सेव करनी है। मैं यूजर को कहता हूं, एक मैं लूप चलाता हूं, फॉर एग्जांपल int I is equal to 0, I less than 5, I plus plus। लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट की एज लेनी है हमने यूजर से, तो मैं कहता हूं cout लेस देन एंटर एज ऑफ स्टूडेंट i+1। तो ये i+1 मीन 1 हो जाएगा। और इसके बाद लेस देन करके मैं एक इक्वल कर देता हूं, या लेट्स सपोज मैं /n कर देता हूं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जो एज है वो आए। अभी cn ग्रेटर देन, अभी cn के जरिए यूजर जो वैल्यू देगा उसको मैं सेव कहां पे करता हूं, उसको मैं सेव करता हूं p+i में। अभी यहाँ पे ये p+i का क्या मतलब है? ये p का मतलब तो है पॉइंटर, यानी जो हमें मेमोरी जो है वो रिजर्व हुई है उस मेमोरी का जो पहला इंटीजर की का एड्रेस है, ठीक है, पहला इंटीजर का एड्रेस इसमें सेव होगा।
तो ये वो हो गया प्लस आई, आई चूंकि फर्स्ट टाइम 0 होगा तो इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट इंटीजर है वो इसमें इस एड्रेस पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम आई हमारा जब 1 हो जाएगा तो ये p प्लस 1 यानी ये भी पॉइंटर हमारा जंप करके नेक्स्ट इंटीजर को पॉइंट करने लग जाएगा और जो यहाँ पे यूजर इनपुट देगा वो नेक्स्ट इंटीजर पे जो है वो सेव होगी। लेट्स सपोज मैं और इसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स सपोज फॉर लूप के जरिए ही इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन, मैं ये डिस्प्ले भी कराता हूँ j प्लस प्लस और यहाँ पे डिस्प्ले सी आउट लेस देन e प्लस j, यहाँ पे स्लैश n डाल देते हैं ताकि न्यू लाइन पे ये चला जाए। अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ये कहता है एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 2, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 3, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 4, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 5। ये मैंने डाल दी तो ये देखिए इसने 34, 23 ये इसने पांचों स्टूडेंट की एज जो है वो डिस्प्ले करा दी। अच्छा अभी ये है कि मैंने क्योंकि 5 स्टूडेंट की एज जो है उसके लिए मेमोरी रिजर्व की हुई है। लेट्स सपोज मुझे 6 स्टूडेंट की या 7 स्टूडेंट की एज डिस्प्ले करानी जो है वो सेव करनी है तो यहाँ पर मैं लूप चलाता हूँ कि 7 स्टूडेंट की जो एज है वो सेव करें। तो इसको मैं लूप को 7 टाइम चलाता हूँ। अभी मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, ये कहेगा पहले स्टूडेंट की एज एंटर करें, दूसरे स्टूडेंट की, तीसरे स्टूडेंट की, चौथे स्टूडेंट की, पांचवें स्टूडेंट की। ठीक है, अभी कहते हैं छठे की। क्या ये छठे स्टूडेंट की एज सेव होगी? ओके, आप सोचें क्योंकि हमने मेमोरी तो 5 स्टूडेंट के लिए 5 इंटीजर के लिए रिजर्व की हुई है, ये छठे के लिए। अभी मैं जो ये करता हूं तो इसने आप अगर देखें तो इसने 5 की हमें डिस्प्ले कराई है, छठे और सातवें स्टूडेंट की एज इसने डिस्प्ले नहीं कराई। ठीक है, तो क्योंकि हमने रिजर्व ही 5 स्टूडेंट के लिए की हुई है तो जब हमें लेट्स सपोज इन फ्यूचर पता चला कि 5 की बजाय 2 और स्टूडेंट आ गए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे री लॉग फंक्शन को कॉल करेंगे। उसको ये जो कैलॉग ने पॉइंटर रिटर्न किया था ये ptr, ये एज अ फर्स्ट पैरामीटर हम पास करेंगे और कॉमा का बाद हम यहाँ पे देंगे हमें कितनी मेमोरी चाहिए अभी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अभी हमें चाहिए 10 इंटीजर के लिए अभी। ओके, सॉरी 10 की नहीं, 7 इंटीजर के लिए। ओके, तो अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसने 7 स्टूडेंट की मेमोरी जो एज है वो ली और इसको डिस्प्ले भी करा दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम री लॉग फंक्शन को यूज करते हुए मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो डिस्कस करेंगे, जो कि इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जो आते हैं। ये इन इश्यूज के से आपका जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वो मजीद जो है वो अच्छा हो जाएगा, जिसमें ये 2 इश्यूज, एक मेमोरी लीक का है और एक डेंगलिंग पॉइंटर है। ये अमूमन जो मेमोरी लीक और डेंगलिंग पॉइंटर है ये स्टूडेंट के लिए दर्द-ए-सार होता है क्योंकि ये समझ नहीं आता। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये पिक्टोरियली एक जो है ना वो पिक्चर बनाकर समझाऊंगा कि ये कैसे मेमोरी लीक का इशू आता है और कैसे डेंगलिंग पॉइंटर बन जाता है। तो ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।